हेलो स्टूडेंट्स, यूनिक एडुकेटर प्रकाश पोल चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। हमने अभी तक देखा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, डॉबिनस ट्रेड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो कैसे डॉबिनस ट्रेड और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये दोनों भी साइंटिस्ट जो है हैज़ stated that atomic mass is the fundamental property. They are related to each other. But now we are going to talk about Mendeleev's periodic table. आज हम देखेंगे कि मेंडलीव periodic table में क्या क्या है, और वह एक रशियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम डिमिट्री मेंडलीव था, और ही ऑल्सो कंसिडर्ड एटॉमिक मास एज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एज द स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी फ्रेंड्स। पर स्टूडेंट्स, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, उन्होंने यह सारी चीज़ें करने से पहले उन्होंने यह देखा कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हर एक एलिमेंट्स का उन्होंने एक अलग सा एक कार्ड बना के रखा था बेस्ड ऑन द फिज़िकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स के जो उन्होंने फाइंड किए थे। और भी बहुत सारे एटॉमिक मासेस जो है स्टूडेंट्स, जो गलत थे तो उसको भी उन्होंने रिवाइज़ किया। मतलब जो गलत एटॉमिक मास थे उसको उन्होंने रिवाइज़ करके नया जो करेक्ट प्रॉपर वैल्यू जो थी वो उन्होंने वो एलिमेंट्स को दी। तो इस तरह से मेंडलीव जो है, डिमित्री मेंडलीव ने उनका क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। because of Mendeleev's periodic table, because of the formation of Mendeleev's periodic table, modern periodic table जो है उसी को फॉलो करते हुए मॉडर्न periodic table बनाया गया। तो it was a turning point to classification of elements up till now। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर, Mendeleev's periodic table। So here we have already seen that Russian scientist Dmitry Mendeleev believed the periodic table of elements during the period 1869 to 1872 AD. So students, during 1869 to 1872, Mendeleev developed the periodic table of elements. Now, if we talk about this, Mendeleev periodic table is the most important step in classification of elements. Mendeleev considered the fundamental property of elements, namely the atomic mass, as the standard, and arranged 63 elements known at that time in the increasing order of atomic masses. So students, उस वक्त जो है न्यूलैंड के वक्त 56 एलिमेंट्स पता थे, और मेंडलीव के वक्त जो है अभी 63 एलिमेंट्स मालूमात हुए थे, डिस्कवर हुए थे। सो ही अरेंज्ड ऑल द 63 एलिमेंट्स। और एक चीज़ उन्होंने याद रखा, ही क्लासिफाइड दिस एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। और मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि उन्होंने एटॉमिक मास को ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी मानकर उसके साथ में उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स को चूज़ करते हुए, और ये तीन इवन द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट, इवन द मेल्टिंग पॉइंट, इवन द बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें उन्होंने कंसिडर की थी फ्रेंड्स। तो अभी यह जो है उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने लाया था, एक चेंज लाया था। वी सी व्हाट इज़ दैट। then he transformed this into a periodic table of elements in accordance with the physical and chemical properties of the elements. So you can see now कि यह जो चेंजेस जो है ये किस वजह से चेंजेस आई थी, बिकॉज ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं पेज नंबर 18। तो मेंडलीव ऑर्गेनाइज द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। तो ये तो मैंने अभी कहा था कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का ख्याल रखते हुए, प्लस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास। एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स,
दूसरी बात कि केमिकल मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड, सी हियर स्टूडेंट्स, मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द हाइड्राइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब उन्होंने मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द हाइड्राइड लिया. हाइड्राइड्स, हाइड्राइड मीन्स रिएक्शन विथ द हाइड्रोजन. ऑक्साइड्स मीन्स एनी एलिमेंट व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स ऑक्साइड्स. तो उसी तरह से एनी एलिमेंट व्हेन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन इट फॉर्म्स हाइड्राइड. तो इस तरह से वह उन्होंने उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला उन्होंने लिया, जैसे H2 PO4 ऐसे समथिंग. तो और उन्होंने और क्या क्या ख्याल रखा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स. तो यह भी उन्होंने नोटिस किया और उसका ख्याल रखते हुए ही प्रिपेयर्ड द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. So now Mendeleev found that the elements with similar and physical and chemical properties repeat after definite interval. On the basis of this finding, Mendeleev stated the following periodic law, that is, properties of the elements are periodic function of their atomic masses. So now students, here again I am telling that he considered the increasing order of atomic masses, second thing physical properties, and third thing chemical properties. Along with this even the melting point, boiling point and density of the elements he considered. And what he observed that the similar physical properties and chemical properties repeat after certain irregular interval, definite interval. Means suppose students, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इज सपोज कंसिडर एज अल्कली मेटल. सो हाइड्रोजन के बाद में जो भी एलिमेंट्स आएगा वो दूसरा उसका प्रॉपर्टी होगा. उसके बाद में जो तीसरा एलिमेंट आएगा उसका कुछ और प्रॉपर्टी होगा. उसके बाद में चौथा, पांचवा, छठा जो एलिमेंट्स होंगे वो उसका प्रॉपर्टी कुछ और होगा. पर उसके बाद में जो एलिमेंट आएगा उसका प्रॉपर्टी और हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी सेम होगा. तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि लिथियम, तो हाइड्रोजन पहले उन्होंने जिसका एटॉमिक मास 1 है तो पहले ग्रुप में उन्होंने 1 डाल दिया. तो एज यू कैन सी दिस ऑन द हियर ऑन द हाइड्रोजन, दिस यू कैन कंसिडर हाइड्रोजन. हाइड्रोजन जो है ये अल्कली मेटल में आता है और लिथियम जो है ये भी अल्कली मेटल में आता है. तो ये लिथियम को शायद उन्होंने यहाँ कहाँ प्लेस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि लिथियम जो है, लिथियम का एटॉमिक मास जो है वो तो 7 है. और दूसरी बात उन्होंने अल्कली मेटल है करके उन्होंने ये यहाँ पर उन्होंने प्लेस किया. तो इन दिस वे सोडियम भी उन्होंने उनको पता चला कि सोडियम इज ऑल्सो हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टी विद दैट ऑफ द लिथियम. सोडियम का प्रॉपर्टी और लिथियम का प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द सेम. दैट्स वाई ही प्लेस इट इन द सेम ग्रुप. एंड यू कैन सी लिथियम के बाद में बेरिलियम आ रहा है, फिर बोरॉन आ रहा है, फिर कार्बन आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, फ्लोरीन आ रहा है, और बाद में कोई एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट विथ एटॉमिक मास 20, एलिमेंट विथ एटॉमिक मास 21, 22 नहीं है. देन ही फाउंड एलिमेंट विथ एटॉमिक मास 23. तो ये जो 23 जो एलिमेंट है दैट इज सोडियम, यह जो है इट हैज़ अ सिमिलर प्रॉपर्टी विद दैट ऑफ द lithium. तो lithium and sodium have the similar property. In fact, I should say hydrogen, lithium, sodium have the same physical and chemical properties and they are placed in group number 1 students. So इस तरह से उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन के हिसाब से आफ्टर यहाँ पर एलिमेंट विथ एटॉमिक मास नंबर 2 इज़ नॉट देयर, element mass number 3 not there, 4, 5, 6, 7, 8, 6 तक नहीं है students. And then we see that lithium with atomic mass 7 is present there. And this lithium, instead of placing it here somewhere, यहाँ पर place करने के बजाय students, why did he place lithium here? यहाँ पर क्यों उन्होंने place किया? because lithium has the similar property to that of the hydrogen and both are alkali metals. So in this way he prepared a group in the increasing order of the
atomic mass, as well as he considered the physical and chemical properties, as well as he considered the molecular formula of the hydrides and oxides of certain element. So in this way he had made a detailed study, and he started to draw the मेंडलीव periodic table. तो हम देख रहे थे कि डॉबिनियर सिर्फ 3 एलिमेंट्स ले रहा था, वो भी रैंडमली. शुरू में तो उसने रैंडमली लिया होगा स्टूडेंट्स, 2 एलिमेंट्स लेके उसको प्लस किया. प्लस करने के बाद जैसे एग्जांपल, सडन एग्जांपल मैंने आपको दिया था, लिथियम हैज़ एटॉमिक मास 6.9, एंड देन लिथियम के बाद में देन पोटेशियम 39. दोनों को ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 2 किया तो ही गॉट 23. तो 23 वाला एटॉमिक मास 23 वाला एलिमेंट कौन सा है उन्होंने पता किया, तो उनको सोडियम मिला. तो इसलिए सोडियम को उन्होंने लिथियम और पोटेशियम के बीच में डाला. तो ऐसे उन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था, और उनको ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली. और न्यूलैंड ने क्या किया, 8 एलिमेंट 7 एलिमेंट्स ऐसे बनाने के बाद 8वां एलिमेंट फर्स्ट के नीचे उन्होंने प्लेस किया. एंड इफ़ द एलिमेंट्स आर प्लेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस, देन एवरी 8th एलिमेंट हैज़ द सिमिलर प्रॉपर्टी दैट ऑफ द फर्स्ट. तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी लिथियम का प्रॉपर्टी इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ द हाइड्रोजन. Sodium core property is also similar to that of the lithium. If I talk about aluminum property has similar to that of the boron, and phosphorus property is similar to that of the nitrogen as per the Mendeleev's periodic table. ये Mendeleev periodic table के हिसाब से उन्होंने एक ही ग्रुप में ऐसे एलिमेंट्स डाले हैं कि स्टैंडिंग, दिस ग्रुप 1, तो दिस इज द स्टैंडिंग लाइन. तो ग्रुप 2, तो दिस इज ऑल्सो स्टैंडिंग लाइन. these are the columns formed by the मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. तो कितने कॉलम्स है स्टूडेंट्स, इफ़ यू कैन सी हाउ मेनी कॉलम्स देयर आर 8. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो 8 कॉलम्स, और वो कॉलम को उन्होंने क्या नाम दिया है, उन्होंने ग्रुप नाम दिया है. मैंने तो कॉलम कहा, लेकिन वो 8 वर्टिकल कॉलम्स. कैसे 8 वर्टिकल कॉलम्स, जिसको हम क्या कहेंगे, we used to call them groups. और फिर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर how many periods we can say horizontal lines here drawn. देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि how many lines, that 12 है ना स्टूडेंट्स. तो 12 हॉरिजॉन्टल रोज है वहाँ पर. कितने हैं, 12 हॉरिजॉन्टल रोज है. तो हम देख रहे हैं कि 12 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 8 वर्टिकल कॉलम्स. सो नाउ ही डिफाइंड मेंडलीव पीरियोडिक लॉ. वो तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स, डिफाइन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ. तो व्हाट इज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, ये मैंने हाईलाइट किया. प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास. पीरियोडिक फंक्शन मतलब कि सर्टन आफ्टर एक एलिमेंट जो है वो, अगर सपोज मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया तो अल्कली मेटल है सपोज, तो कुछ आफ्टर 2-4 एलिमेंट्स के बाद में या 3-4 एलिमेंट के बाद में और एक एलिमेंट आता है जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, और वह हाइड्रोजन से फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी रिजेंबल करता है. तो उसे हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन. जैसे स्टूडेंट्स आपके स्कूल में पीरियड्स होते हैं, तो फिक्स्ड 40 मिनट्स का पीरियड होने के बाद में बेल बजता है. कि ऐसा कभी होता है 15 मिनट्स के बाद में बेल बजेगा, कभी हाफ एन आवर के बाद बेल बजेगा, कभी 5 मिनट के बाद बेल बजेगा. ऐसा होता है स्टूडेंट्स? नो ना. तो जो आपका जो बेल बजने का जो स्कूल में जो तरीका होता है, दैट इज़ ऑल्सो पीरियोडिक, दैट रिपीट्स आफ्टर सपोज 35 मिनट्स. सो सेम वे हियर कुछ एलिमेंट्स जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो मैंने आपको कहा था कि जैसे कि बेरिलियम. इफ़ आई टॉक अबाउट बेरिलियम स्टूडेंट्स, तो ये जो बेरिलियम जो है, ये बेरिलियम और ये मैग्नीशियम रेगुलर इंटरवल के बाद में रिपीट हो गया है. बेरिलियम के बाद में डायरेक्ट मैग्नीशियम आया स्टूडेंट्स? नहीं.
बेरिलियम के बाद में बोरॉन आया, बोरॉन के बाद में कार्बन आया, फिर नाइट्रोजन आया, ऑक्सीजन आया, फ्लोरीन आया, फिर सोडियम आया। तो सोडियम को उन्होंने बाजू में यहाँ पर कहाँ प्लेस करने के बजाय यहाँ पर प्लेस नहीं किया, उन्होंने सोडियम को लिथियम के नीचे प्लेस किया। सोडियम को उन्होंने लिथियम के नीचे प्लेस किया, लिथियम के नीचे उन्होंने सोडियम को प्लेस किया। क्यों? क्योंकि लिथियम और सोडियम जो है उनका सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। और मैग्नीशियम को उन्होंने स्टूडेंट्स बेरिलियम के नीचे क्यों प्लेस किया? बिकॉज अगेन दे बोथ हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड दिस इज़ व्हाट आई मीन टू से कि वो पीरियोडिक है। मतलब बेरिलियम के बाद में बोरॉन के बाद कार्बन के बाद नाइट्रोजन के बाद ये कुछ एलिमेंट्स के बाद में जाके मैग्नीशियम आता है। तो और वो जो मैग्नीशियम है बेरिलियम से मैच करता है, इसी को हम कहेंगे पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट दिस थिंग। ये द वर्टिकल कॉलम्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप वाइल द हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। ये मैंने आपको बताया था। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर फिल इन द ब्लैंक्स आई कैन से। देखो ये फिल इन द ब्लैंक ले आ सकता है। ये ग्रुप कहेंगे, वर्टिकल कॉलम को हम क्या कहेंगे? ग्रुप कहेंगे। और हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या कहेंगे? पीरियड्स कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार याद रखिए, वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप कहेंगे और हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग पीरियड कहेंगे। ओके, नाउ यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ग्रुप वन का यहाँ पर जो फॉर्मूला देख रहे हैं R⁻²O, R⁻²O। तो अभी तो हम लोग ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट्स R2O। आपको मालूम है जैसे कि वाटर का अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो H2O ऐसे लिखते, तो 2 जो है नीचे लिखते। तो उन्होंने यहाँ पर नीचे के ये जो 2 है, ये 2 नीचे लिखने के बजाय उन्होंने कहाँ लिखा? ऐसा ऊपर लिखा है। तो ऐसा ऊपर तो नहीं लिखेंगे, तो इसलिए हम लोग 2 अभी नीचे लिखते। तो मेंडलीव ने पहले उनको ऊपर लिख के बताया था, ऐसे ऊपर लिख के बताया था, और ये तभी हटा दिया था उन्होंने। तो इस तरह से हम देखेंगे कि मेंडलीव ने जो है क्या किया है, ये ग्रुप 1 का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये ग्रुप 2 का मॉलिक्यूलर फार्मूला है RO, ग्रुप 3 का R⁻²O3 मतलब R2O3, और ग्रुप 4 का इस तरह से ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 और ग्रुप 8 का अपने अपने रिएक्शन के हिसाब से दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करने के बाद दूसरे एलिमेंट मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको देखना है सिर्फ 2 ही एलिमेंट के साथ रिएक्शन के बाद, दैट इज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स 2 रिएक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑक्सीजन, 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 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो मैंने आपको पहले कहा था कि हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स मतलब कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करने के बाद उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो यह आने वाला है, जो उन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर दिया है। ओके, तो टेबल की तरफ देखते हैं, हम टेबल देखेंगे। तो टेबल में आप देख रहे हैं कि ये सारे एलिमेंट्स अरेंज किए। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर नोटिस करनी पड़ेगी कि कौन सी वह चीज़ है, दैट इज़ यहाँ पर देख रहे स्टूडेंट्स, दैट इज़ यहाँ पर उन्होंने नाम ही नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर भी नाम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर भी नाम नहीं लिखा हुआ। तो उन्होंने उस वक्त जो है कुछ एलिमेंट्स आगे आने वाले, भविष्य में आने वाले एलिमेंट्स ही प्रेडिक्टेड, और सिर्फ वो एलिमेंट्स के नाम उन्होंने अभी बताया था जो भविष्य में एलिमेंट्स आने वाले हैं, मिलने वाले हैं, डिस्कवर होने वाले हैं। और बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि उसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उन्होंने उसी वक्त बता दिए थे। मतलब नाम और प्लस फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो एलिमेंट्स अभी तक मिले नहीं, तो उनका एक प्रेडिक्शन था। और उसके हिसाब से उसके आगे जो भी साइंटिस्ट मान लो 15-20 साल के बाद में जो भी साइंटिस्ट को वो एलिमेंट्स पता चला, तो उनको जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ उन्होंने जो वो एलिमेंट का पता किया, वो ऑलरेडी मेंडलीव ने काफ़ी साल पहले
उसके लिए वो टेबल में उन्होंने जगह छोड़ा था, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जगह छोड़ा था, और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी माइन्यूटली अप्रोक्सीमेटली 99.9% जो है वह करेक्ट आए थे फ्रेंड्स। सो ये एक बात जो है मेंडलीव की बहुत 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 इम्पोर्टेंट साबित हुई कि उस वक्त उन्होंने एलिमेंट्स उन्हें मिला भी नहीं था, लेकिन उन्होंने उनका नाम, उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी उसी वक्त बता दिया था। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सो और देखेंगे टेबल के बारे में। व्हाट वी सी इज़ दैट यहाँ पर टेबल उन्होंने इस तरह से अरेंज किया है स्टूडेंट्स। और मूविंग फर्दर, दिस टेबल इज़ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और मैंने आपको बताया था जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया था। अभी हम लोग ऐसे लिखते हैं, पहले हम लोग मेंडलीव ने ऐसे लिख के बताया था। सो ये सब कोई इम्पोर्टेंट इतनी चीज़ नहीं है। सो नाउ introduction to scientist, Mendeleev, Dmitry Mendeleev 1834 to 1907 was a professor in the St. Petersburg University. He made separate card for every known element shown its atomic mass. उन्होंने कार्ड की तरह बनाया था कि कार्ड नंबर 1 विथ एटॉमिक मास 1 दैट इज़ हाइड्रोजन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पीछे लिख के रखे थे, और केमिकल प्रॉपर्टीज पीछे लिख के रखे थे, उसका मेल्टिंग पॉइंट लिखा होगा, डेंसिटी लिखा होगा। तो उन्होंने काफ़ी सारा रिसर्च, काफ़ी सारा डिस्कवरी उन्होंने किया था, और बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने काम किया इस फील्ड में। और उन्होंने उनके हिसाब से 100% उन्होंने योगदान दिया है कि वो क्लासीफाई कर सके। और आप देख रहे हैं कि इसके बाद में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आने वाला है इट इज़ जस्ट रिसेंबल्स मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, लेकिन वहाँ पर कुछ छोटी सी चीज़ें जो चेंजेस की गई थी। लेकिन हालांकि आज हम वही अपनाने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल आज हम इन यूज़ टुडे। बट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की वजह से ही ये सारे पॉसिबल हुई। तो इसलिए हम देखेंगे मूवी आगे की तरफ। दैट इज़ ही मेड अ सेपरेट कार्ड फॉर एवरी नोन एलिमेंट शोन इट्स एटॉमिक मास. He arranged the card in accordance with the atomic mass and properties of the elements, which resulted in the invention of the periodic table. तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपको कोई भी चीज़ करने से पहले आपको उसके बारे में सारी जानकारी, सारे डाटा आपके पास होने चाहिए। देन ओनली यू विल फाइंड इट वेरी इजी टू डू दैट सर्टन वर्क। तो मेंडलीव ने वही किया स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि उन्होंने कार्ड पे सारे डाटा, उन्होंने जानकारी, एलिमेंट्स कार में सब जानकारी ली, और वो जानकारी के हिसाब से ही स्टार्टेड अरेंजिंग द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, and he started arranging the elements. He could come to know which element has the similar property to that of the फर्स्ट। जैसे हाइड्रोजन के नीचे उन्होंने लिथियम लिखा, तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद, लिथियम का प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद उन्होंने ये तय किया कि लिथियम जो है हाइड्रोजन के नीचे आना चाहिए। तो मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद उन्होंने ये तय किया कि बेरिलियम के बाद में भी आना चाहिए, और साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। सो नाउ मूविंग फर्दर, here we can see merits of Mendeleev periodic table। सारे क्वेश्चंस ये हम बाद में ले लेंगे फ्रेंड्स, अगर वक्त मिला तो। फिलहाल हम मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल लेने वाले हैं। इन दिस वी सी दैट साइंस इज प्रोग्रेसिव, देयर इज अ फ्रीडम इन साइंस टू रिवाइज द ओल्ड इन्फ्रेंस बाय यूजिंग मोर एडवांस मीन्स ऑफ मेथड ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। अभी ऑफकोर्स फ्रेंड्स साइंटिस्ट लोगों को फ्रीडम दिया जाता है कि वो कुछ भी करे और कैसे भी करे, रिजल्ट लाए, कुछ नया, कुछ ईजाद करे। और ये जो फ्रीडम जो उन्होंने दिया, तो जो बहुत ही जुने जो चीज़ें थे, जो जुने इन्फ्रेंस थे, जुने जो कंक्लूजन्स थे, उनको चेंज करके साइंटिस्ट लोगों ने कुछ नया कंक्लूड किया, कुछ नया उनके बारे में जानकारी हासिल की। और ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो होती, वी ऑल वेलकम स्टूडेंट्स। सो एंड इससे वजह से वी से दैट साइंस इज़ प्रोग्रेसिव। सो नाउ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं वो लोग, उनको नए नए
कंक्लूजन्स मिलते रहते हैं। अभी जैसे कंप्यूटर के फील्ड में जिन्होंने भी जावा लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया, बनाया था, उनको क्या पता कि जावा आजकल हर फील्ड में इस्तेमाल होगा। मे बी मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होगा, मे बी इन मेकिंग अनदर प्रोग्राम। तो इस तरह से एक चीज़ बंदा बना के कर देता है, लेकिन आगे के साइंटिस्ट जो है वो उसको तोड़ मरोड़ के उसको उसमें कुछ नया डाल के उनको उसके बारे में, उनके एप्लीकेशंस के बारे में पता करते, उनके नए इन्फ्रेंस के बारे में पता करते, नए कंक्लूजन्स उनको पता होते। और वी यूज़ दिस इन मॉडर्न वर्ल्ड बाय डूइंग experiments, students. Okay, so now you can see that these characteristics of the scene, these characteristics of science are early seen in the Mendeleev periodic table. So now we can say that while applying the law that the properties of the elements are the periodic function of their atomic mass to all the known elements. तो यह मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। कौन सा लॉ उन्होंने अप्लाई किया कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास, कि एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कुछ रेगुलर इंटरवल्स के बाद रिपीट होते हैं। ओके, सो नाउ मेंडलीव arranged the element with a thought that the information available till then was not final but it could change. तो ऑब्वियसली चेंज, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मेंडलीव periodic टेबल डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग मेरिट्स। तो उन्होंने अभी ये जो है इम्पॉर्टेंट मेरिट्स जो है, नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर पेपर दैट गिव द मेरिट्स ऑफ मेंडलीव periodic टेबल। कौन से क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स? गिव द मेरिट्स ऑफ मेंडलीव periodic टेबल। नाउ मेरिट नंबर 1 they have given merit number 1, that is atomic mass of the some elements were revised so as to give them proper place in the periodic table in accordance with the properties. तो मेंडलीव ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई टेबल में पुट करने से पहले उनके सारे प्रॉपर्टीज़ जो है उन्होंने चेक किया, एटॉमिक मास को चेक किया। तो उन्हें एक चीज़ का पता चला कि कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास जो है वो गलत दिए गए हैं, तो उन्होंने उसको करेक्ट किया ताकि एटॉमिक मास जब चेंज हो जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएगी। और प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से मेंडलीव जो है अपना पीरियोडिक टेबल जो है बनाने वाले थे। अगर एटॉमिक मास ही रॉन्ग होगा तो टेबल भी रॉन्ग बनेगा। तो यहाँ पर दिया गया, फॉर एग्जांपल previously determined atomic mass of beryllium was 14.09 and was changed to the correct value 9.4 and beryllium was thus placed before boron. तो बेरिलियम का जो एटॉमिक मास जो है स्टूडेंट्स, पहले किसी साइंटिस्ट ने जब पता किया तो उनको 14.09 ऐसे मिला था, पर मेंडलीव ने उनको एज इट इज़ ना लेते हुए उन्होंने चेक किया, तब उन्हें बेरिलियम का करेक्ट वैल्यू 9.4 ऐसे मिला। तो अब जो है बेरिलियम का एटॉमिक मास 9.4 यह करेक्ट वैल्यू होने की वजह से अब बेरिलियम की जो पोजीशन जो है, जो बोरॉन के बाद थी, अब वो बेरिलियम की पोजीशन बोरॉन के पहले हो जाएगी। मतलब बेरिलियम लेफ्ट में आ जाएगा और बोरॉन जो है राइट में जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स जैसे कि आप देखते हो, एक आध स्टूडेंट का मैंने कहा कि उसका वज़न जो है वो 51 kg है, और 51 kg होने के वजह से मैं उसे 48 kg स्टूडेंट के पीछे मैंने खड़ा किया, क्योंकि उसका वज़न ज़्यादा है। पर बाद में जब मुझे पता चला कि मैंने गलती से उसका वज़न 51 kg लिया था, जबकि उसका वज़न जो है 45 है, तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, वही बंदे को जो मैंने गलती से 51 बताया था उसको मैं 45 kg करेक्ट वैल्यू है करके उसको मैं आगे लूँगा। तो ये बस यही ऐसे ही हुआ स्टूडेंट्स कि बोरॉन जो है पहले लेफ़्ट में था और बेरिलियम राइट में था, क्योंकि बेरिलियम का गलत वैल्यू एटॉमिक मास 14.09 था। अब वह करेक्ट करके 9.4 किया गया, तो बेरिलियम जो है वो बोरॉन के लेफ़्ट साइड में आया
और बोरॉन जो है राइट साइड में चला गया। तो दिस दिस वन ऑफ द जो अच्छी बात मेंडलीव ने पता की, तो दिस इज वन ऑफ द मेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। Second point, we see second point, that is Mendeleev kept vacant places in the periodic table for elements not discovered till then। तो यह जो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, ये मैंने इसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था। क्या बताया था कि जिसके मतलब एलिमेंट्स कुछ पहले डिस्कवर हुए ही नहीं थे, तो उन्होंने उसके बारे में उन्होंने क्या किया था, वैकेंट स्पेसेस छोड़ी थी। मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो दिस वैकेंट, ये जो है जगह उन्होंने खाली छोड़ी थी। ये तीन जगह उन्होंने खाली छोड़ी थी। तो उसका उन्होंने पहले से ही नाम बताया, नॉट एक्चुअल नेम बट कुछ नाम उन्होंने दिया उसका, जैसा एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, ऐसे 3 नाम दिए उन्होंने। और फिर उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट किया था। दिस इज ऑल अबाउट प्रेडिक्शन स्टूडेंट्स। ये सारे उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। और बाद में कुछ सालों के बाद जब कोई साइंटिस्ट को एलिमेंट मिला, तो वो उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज थे, वो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडलीव्स के प्रेडिक्शन वाले फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज से दे मैच्ड 99.9%। ये हम लोग देखेंगे अभी। तो नाउ मूविंग ऑन टू दैट 3 मेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल 2। तो these known elements unknown elements, कौन से unknown elements थे स्टूडेंट्स? इक्का बोरॉन, इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन। So from the known neighbor and their atomic mass were indicated as 44, 68 and 72। तो इक्का बोरॉन का क्या एटमिक मास उन्होंने बताया था? 44। इक्का एल्यूमिनियम का क्या उन्होंने बताया था? 68। इक्का एल्यूमिनियम का 68 एंड देन इक्का सिलिकॉन का 72। सो and second thing is that we note not only this but the properties were also predicted। तो मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज भी उन्होंने पहले से ही प्रेडिक्ट कर रखा था। तो लेटर ऑन दीज एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड एंड नेम्ड एज। अब जो है स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इक्का बोरॉन जो किसी साइंटिस्ट को मेंडलीव के हिसाब से इक्का बोरॉन नाम था, तो किसी साइंटिस्ट को जब ये एलिमेंट्स मिला, न्यूली डिस्कवर किया, तो उन्होंने उसका नाम स्कैंडियम रखा। तो मेंडलीव ने वो एलिमेंट का नाम इक्का बोरॉन रखा था, तो न्यू साइंटिस्ट ने उनका नाम क्या रखा? इक्का बोरॉन वाले एलिमेंट का नाम स्कैंडियम रखा। और इक्का एल्यूमिनियम वाले इक्का एल्यूमिनियम वाले एलिमेंट का नाम उन्होंने क्या रखा? एज गैलियम। एंड देन इक्का सिलिकॉन वाले एलिमेंट का क्या नाम रखा? जर्मेनियम। सो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ स्टूडेंट्स कि इक्का बोरॉन जो मेंडलीव ने एलिमेंट का नाम रखा था, प्रेडिक्ट किया था, तो बाद में उसका एलिमेंट का नाम साइंटिस्ट लोगों ने क्या रखा स्टूडेंट्स? स्कैंडियम। और फिर बाद में इक्का एल्यूमिनियम जो नाम रखा था मेंडलीव ने, बाद वाले साइंटिस्ट ने कुछ सालों के बाद जब डिस्कवर किया, तो उन्होंने उनका नाम क्या रखा? गैलियम। और बाद में और फिर और एक एलिमेंट मेंडलीव ने बताया था, दैट इज इक्का सिलिकॉन। तो इक्का सिलिकॉन का उन्होंने जो नाम रखा था, तो बाद वाले साइंटिस्ट ने उन्होंने उनका नाम क्या बताया स्टूडेंट्स? दैट इज जर्मेनियम। सो इक्का बोरॉन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन, उसी तरह से स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। ओके, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट्स मैच्ड वेल विद दोज प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव। और ये भी चीज़ मैंने आपको बताया था। तो देखो हम देख रहे नीचे कि कैसे मैच किया है। इक्का एल्यूमिनियम के बारे में यहाँ पर दिया गया। इक्का एल्यूमिनियम के सारे प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखेंगे,
एक एल्यूमिनियम के सारे प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हो कि एटॉमिक मास जो है वो 68 है। और जो उन्होंने नया साइंटिस्ट जो जिनको एक एल्यूमिनियम एलिमेंट मिला उन्होंने उनका नाम क्या रखा था? गैलियम। क्या नाम रखा स्टूडेंट्स? गैलियम। और मेंडलीव ने उन्होंने प्रेडिक्ट किया था एटॉमिक मास 68। और जो साइंटिस्ट नए बाद वाले साइंटिस्ट को उन्होंने पता चला कि उनका एटॉमिक मास कितना है 69.7। तो देखिए लगभग सेम है। डेंसिटी पता चला मेंडलीव को 5.9, जबकि उन्होंने एलिमेंट्स को देखा भी नहीं था, ऐसा प्रेडिक्शन था कि ऐसा ऐसा होगा। और बाद में जिनको डेंसिटी मिला तो फ्रेंड वो न्यू साइंटिस्ट को उनको पता चला कि गैलियम का 5.94 है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5.9। मेल्टिंग पॉइंट उसका लो था 30.2, मतलब ये भी लो है। फॉर्मूला विथ क्लोराइड, अगर वो एलिमेंट क्लोराइड के साथ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? ECl3। तो नाउ जो न्यू एलिमेंट है, एक एल्यूमिनियम का न्यू एलिमेंट है गैलियम, सो नाउ GaCl3 उसका फॉर्मूला बना। अगर गैलियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका मेंडलीव ने क्या फॉर्मूला बताया था? E2O3। और अभी जो है न्यू साइंटिस्ट ने वही गैलियम का उन्होंने फॉर्मूला बताया Ga2O3। तो देखो कितने E के जगह पे Ga2 आ गए, E के जगह पे Ga2 आ गए, बाकी सब सेम है। तो इस तरह से और फिर नेचर ऑफ द ऑक्साइड एम्फोटेरिक, और फिर बाद में गैलियम का भी नेचर क्या है स्टूडेंट्स? एम्फोटेरिक। नाउ व्हाट डू मीन बाय एम्फोटेरिक? ऐसे एलिमेंट्स विच रिएक्ट्स विथ एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद वो बेस करके बिहेव करते हैं, और बेस के साथ रिएक्ट करते समय वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। मतलब वो अपना दुहेरी भूमिका निभाते हैं। मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो बेस हो जाते हैं, और सामने वाला अगर बेस रहेगा तो वो एसिड बन जाते हैं। तो यह डुअल नेचर जो है, तो इसी को कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और दो जो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड से, दैट इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थर्ड मेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, देयर वाज नो प्लेस रिजर्व फॉर द नोबल गैसेस इन मेंडलीव ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव ने जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल जो बनाया था, जो अभी हमने ऊपर देखा, तो उसमें नोबल गैस के लिए कोई जगह उन्होंने नहीं रखी थी। तो कोई बात नहीं, जब न्यू नोबल एलिमेंट जब पता चले तो स्टूडेंट्स उसको एक साइड में बाजू में लिखा गया, और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और सारे नोबल एलिमेंट जो एक बाजू में लाइन से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ गए और डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये एक तरह का मेरिट ही उनके लिए हो गया, एडवांटेज हो गया। तो दैट इज़ मेंडलीव्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। हाउएवर व्हेन नोबल gases such as helium and such as helium, neon and argon were discovered towards the end of the 19th century। तो 19th century तक 3 नोबल गैसेस फाउंड हुए थे, दैट इज़ हीलियम, नियन एंड आर्गॉन। सो नाउ मेंडलीव ने क्या किया, उनको जब बताया गया कि नोबल गैसेस डिस्कवर हो चुके हैं, दैट इज़ हीलियम, नियन एंड आर्गॉन, तो मेंडलीव ने एकदम ईजीली क्या किया, मेंडलीव ने एक ज़ीरो ग्रुप क्रिएट किया। मेंडलीव ने एक ज़ीरो ग्रुप क्रिएट किया, एंड दैट इज़ without disturbing the original periodic table in which noble gases were fitted very well। तो बिल्कुल बाकी सारे एलिमेंट्स को यहाँ से निकल के वहाँ रखने के बजाय ये अब यहाँ लिखना होगा, ये इसको निकल के यहाँ लेफ़्ट में लिखना पड़ेगा, ये सारे चीज़ों को करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सीधा लास्ट कॉलम में उन्होंने ज़ीरो ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया। तो इस तरह से उनका टेबल जो है अच्छी तरह से एकदम फिट बैठ गया स्टूडेंट्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस इन येलो बोर्ड बॉक्स में क्या दिया गया है। तो क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स विज क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। तो आइसोटोप्स के बारे में डिस्कवरी हुई थी स्टूडेंट्स की। व्हाट आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ दोज सेम एलिमेंट्स। मतलब
एक एलिमेंट्स के दो प्रकार के एटम्स होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम होता है, जैसे जैसे क्लोरीन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 17 है स्टूडेंट्स, बट एटॉमिक मास एक क्लोरीन एटम का 35 है और दूसरे क्लोरीन एटम का एटॉमिक मास 37 है, क्योंकि वह दोनों क्लोरीन एटम जो है वह क्लोरीन एटम के आइसोटोप्स है। इस तरह से एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स के बारे में जब डिस्कवरी की गई थी तो क्लोरीन का अभी मैंने आपको बताया कि उसका एटॉमिक मास 35 है और एक एटॉमिक मास है दैट इज 37। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ अभी जब हम क्लोरीन के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली क्लोरीन 35 हो या क्लोरीन 37 हो, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है और सेम ही होने चाहिए क्योंकि दोनों भी क्लोरीन ही है। तो इस वजह से एक क्वेश्चन पूछा गया मेंडेलीव को कि ये दो क्लोरीन है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, तो आप उनको कैसे प्लेस कर पाओगे ये टेबल में। एग्जाम्पल, क्लोरीन 35 अगर आपने यह बॉक्स में लिखा है तो उसके बाजू में 36 नहीं होगा तो 37, तो क्लोरीन दो दो बॉक्स में आ जाएगा। क्लोरीन 35, क्लोरीन 36 तो है ही नहीं, लेकिन क्लोरीन 37, तो इस तरह से क्लोरीन दो अलग अलग बॉक्स में आ जाएगा, जबकि क्लोरीन का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। क्लोरीन का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो उसको तो एक ही बॉक्स में आना चाहिए। मेरे को बताओ स्टूडेंट्स, एक ही बंदा जो है आपके क्लास में वो दो जगह पे बैठ पाएगा? नहीं, वो तो खुद बंदा एक ही है तो एक ही जगह पे बैठेगा ना। तो इस हिसाब से क्लोरीन के यहाँ पर आइसोटोप्स तो दो दो है, तो उसको आप अलग अलग जगह पे अगर फिट करोगे तो आप बोलोगे कि उसके केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है तो उसको एक ही जगह पे फिट करना चाहिए। अगर आप अलग अलग जगह पे फिट करोगे तो एक ही जगह पे अगर फिट करोगे तो कोई बंदा आके बोलेगा भाई आपने इसको एक ही जगह पे फिट कर दिया है, लेकिन इसके एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से ये यहाँ भी होना चाहिए और वहाँ भी होना चाहिए। तो इस तरह से एक अनसर्टिनिटी सी महसूस हो गई थी, एंड बिकॉज ऑफ दिस दी मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के कुछ खामियां जो है वो लोगों ने उन्होंने उनको बताया और वह हम देखेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी demerits ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि आइसोटोप्स के बारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, और दूसरी बात हाइड्रोजन के बारे में भी एक बात महसूस की थी। हाइड्रोजन को मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इट इज़ अल्कली मेटल, तो इसलिए हाइड्रोजन के नीचे लिथियम आया था, लिथियम के नीचे सोडियम आया था, सोडियम के नीचे पोटेशियम आया था। हालांकि उसमें से लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम जो है डोमिनेंट ट्रेड में आए थे, और वह न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टे के टेबल में भी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ऐसे इसी हिसाब से वो डोमिनेंट ट्रेड में, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टे में और मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में, तीनों में उनका जो सीक्वेंस था वह ऐसे ही था। तो हाइड्रोजन को भी उसी कॉलम में लिया गया। तो पर हाइड्रोजन जो है, बहुत से लोगों ने उनके ऊपर एक क्वेश्चन किया कि हाइड्रोजन जो है वो भले एल्कली मेटल हो लेकिन वो हैलोजन है, तो आपने हाइड्रोजन को हैलोजन ग्रुप में क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया। तो मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पर बताता हूँ स्टूडेंट्स की, आप देख रहे हैं यहाँ पर यह जो टेबल मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो नाउ मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि यह जो हैलोजन जो है, ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट हैलोजन, तो हाइड्रोजन जो है यह अल्कली मेटल होने के बावजूद वह हैलोजन है। तो हैलोजन सारे जो है स्टूडेंट, जो है हैलोजन का ग्रुप यहाँ होना चाहिए, हैलोजन का ग्रुप यहाँ होना चाहिए। तो हाइड्रोजन को एक्चुअली में यहाँ लिखना चाहिए था, जबकि मेंडेलीव ने उसे यहाँ लिख के मेंडेलीव ने यहाँ लिख के बताया, तो ये एक उनका ड्रॉबैक था कि हाइड्रोजन हैलोजन होने के बावजूद, हाइड्रोजन जो है हैलोजन होने के बावजूद उनको यहाँ पर लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसे यहाँ लिख दिया। तो एक तरह का
वो एक डीमेरिट है स्टूडेंट्स। ओके, तो अब हम देखेंगे कि डीमेरिट का पहला पॉइंट देखेंगे, डीमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो the whole number of atomic mass of the elements cobalt and nickel is the same। मतलब यहाँ पर जो है एटॉमिक मास होल नंबर में है, फॉर एग्जांपल 12, 20, 40 ऐसे। So therefore there was an ambiguity regarding their sequence in Mendeleev periodic table। तो आप अगर देख रहे हैं यहाँ पर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आप अभी नोटिस करेंगे कि यह जो है कोबाल्ट इज़ 59 एंड निकल इज़ ऑल्सो 59। तो दोनों का एटॉमिक मास नंबर जो है वह 59 है और दोनों को एक ही कॉलम में प्लेस किया गया, दोनों को एक ही कॉलम में प्लेस किया गया। तो दिस वाज द एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग देयर पोजीशन इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो बाद में जो है उसका एटॉमिक मास नंबर चेंज हुआ और एटॉमिक मास नंबर चेंज होने की वजह से बाद में वह जो है उसको अलग सा ग्रुप में डाला गया, तो बाद में देखेंगे। पर फिलहाल अभी जो है we are moving to demerit of Mendeleev periodic table। Point 2, isotopes are discovered long times after Mendeleev put for the periodic table। तो मैंने आपको एक बात अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि Cl35 एंड Cl37 ये मेंडलीव के वक्त जो है वह चीज़ें पता नहीं थी। तो जब यह चीज़ें पता चल गई दूसरे साइंटिस्ट के हिसाब से कि क्लोरीन बंधा जो है वह एक ही है लेकिन उसके दो टाइप के एटम्स होते हैं जिसका वज़न अलग अलग है। एक क्लोरीन का एटम का वज़न 35 है तो दूसरे क्लोरीन का एटम का वज़न 37 है। तो इस तरह से जब दो क्लोरीन एटम जिसको हम आइसोटोप्स कहेंगे जब पता चली, तो मैंने आपको कहा था कि क्लोरीन 35 अगर यहाँ पर प्लेस हो रहा है तो क्लोरीन 37 उसके बाजू में प्लेस होना चाहिए क्योंकि उसका एटॉमिक मास नंबर 37 है। तो 35 पहला आएगा क्लोरीन, फिर बाद में नहीं आएगा, दूसरा कोई एलिमेंट आएगा, फिर बाद में क्लोरीन 37 आएगा। लेकिन दूसरी तरफ से साइंटिस्ट लोगों ने उनको ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आप अलग अलग रखते हो तो उसका प्रॉपर्टी तो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम ही है, फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम है, तो आप उसको एक ही जगह पे रखना चाहिए। तो कैसे हुआ स्टूडेंट्स की अलग अलग प्लेस करेंगे तो उसको फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सेम करके आपने उसको एक ही जगह पे क्यों नहीं लिखा, और अगर आप एक जगह पे लिखते हो तो उसका एटॉमिक मास अलग होने की वजह से आपने उसको दो अलग अलग जगह पे क्यों नहीं लिखा। तो ऐसे पूछा तो प्रॉब्लम हो रहा है, वैसे पूछा तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो डेफिनेटली दिस पॉइंट गोज इन द पॉकेट ऑफ डीमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। नाउ सो नाउ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एज आइसोटोप्स आर द chemical properties but different atomic mass and a challenge was imposed in the placing the modern periodic table। मैंने आपको बताया था डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप्स, तो एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट्स एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स। डेफिनेशन ऐसे है स्टूडेंट्स, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। सो नाउ मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि when elements are arranged in the increasing order of the atomic mass, the rise in the atomic mass does not appear to be uniform। It was not possible therefore to predict how many elements could be discovered between two heavy elements। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि जब मेंडलीव ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था तो बीच के सारे कुछ एलिमेंट जो है गायब थे, उस वक्त डिस्कवर नहीं किया गया था। और फिर जैसे कि अब हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे यहाँ पर कि जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये टाइटेनियम जो ये है यहाँ पर ये जो है उसके अंदर डायरेक्टली आप देख रहे हैं कि 51 आ रहा है।
द एलिमेंट विथ एटॉमिक मास 48 के बाद में आप देख रहे हैं एलिमेंट विथ एटॉमिक मास 51 आ रहा है, तो इसके बीच के जो एलिमेंट जो है वो गायब है। तो तो ये सर्टन राइज जो है ये 48, 49, 50 दो एलिमेंट चले गए। अब जब आप यहाँ पर देखते हो 51 और 52, तो ये इसके बीच में तो एक भी गायब नहीं है। लेकिन अब जब देखते हो 52 और 55 के बीच में, तो 53, 54, तो इस तरह से कभी दो एलिमेंट गायब है, कभी एक भी एलिमेंट गायब नहीं है। तो ये अनयूनिफॉर्म हो गया। ऐसा नहीं कि हर बार दो एलिमेंट गायब है या फिर एलिमेंट गायब ही नहीं। तो इस तरह से कभी एलिमेंट विथ एटॉमिक मास 48 है तो उसके बाद डायरेक्टली 51 है, फिर इसके बाद में 51 है तो 52 भी आ गया, तो दोनों भी 51 52 साथ में सीरीज़ में है। और फिर आप देख रहे हैं 53 नहीं है, 54 नहीं है, 55 आ गया, वापस दो एलिमेंट, दो एटॉमिक मास छोड़ के वापस एक एलिमेंट है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म कुछ उन्हें जो है टेबल में महसूस किया, और उस तरह से वह जो है वह डीमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में शामिल किया गया। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो आपको मैंने अच्छी तरह से बताया था। तो अभी मैं आपको ज़्यादा उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा ऑलरेडी कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन शोज सिमिलैरिटीज विथ हैलोजन। फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2 है, उसी तरह से क्लोरीन का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Cl2 है। तो मतलब देखो ना, दोनों का जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है सेम है, हाइड्रोजन का H2, क्लोरीन का H2। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो उनको एक ही ग्रुप में प्लेस करना चाहिए था। तो मैंने आपको बताया क्लोरीन के ग्रुप में हाइड्रोजन को प्लेस करने के बजाय तो पहला उन्होंने हाइड्रोजन को लिख दिया था पहली बार हाइड्रोजन में। तो इस तरह से उनको हाइड्रोजन को हमने कहाँ इंक्लूड किया है, मेंडलीव ने फर्स्ट ग्रुप में इंक्लूड किया है। तो अभी हम देखते हैं, और फ्लोरीन का भी फॉर्मूला F2 है, क्लोरीन का फॉर्मूला है Cl2 है, हाइड्रोजन का H2 है। सो देयर इज अ सिमिलैरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल। तो मैंने आपको बताया था पहले से मैं कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल है, इसलिए मेंडलीव ने उनको ग्रुप 1 में डाल दिया था। तो आप मेरे को अभी बताया, मैं अगर आपको आप मुझे पूछेंगे सर, पहले पूछना चाहिए था कि हाइड्रोजन जो है वो तो एक गैस है और लिथियम एक सॉलिड सब्सटेंस है, तो वो दोनों किस बुनियाद पर, किस बेसिस पर उनको ग्रुप 1 में डाला गया था। तो उसका जवाब ये है कि हाइड्रोजन जो अल्कली मेटल है और लिथियम भी अल्कली मेटल है, सोडियम भी अल्कली मेटल है, पोटेशियम भी अल्कली मेटल है, तो सारे के सारे अल्कली मेटल करके ग्रुप 1 में प्लेस किए गए थे। लेकिन बाद में ये पता चला हाइड्रोजन जो है इज़ ऑल्सो हैलोजन, हाइड्रोजन अल्कली मेटल भी है और हैलोजन भी है। तो अब देखो, एक ही बंदा जो है क्रिकेट भी खेलेगा और फुटबॉल भी खेलेगा, और दोनों मैचेस एक ही साथ में अगर खेले जाएंगे, तो मेरे को बताइए स्टूडेंट्स कि वह बंदा क्रिकेट खेलेगा कि फुटबॉल खेलेगा। अगर फुटबॉल खेलेगा तो ये दोस्त नाराज़ हो जाएंगे, अगर क्रिकेट खेलेगा तो वो दोस्त नाराज़ हो जाएंगे। तो उस तरह से कुछ स्थिति हाइड्रोजन की हुई कि हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल है, तो उसको ग्रुप 1 में डाल दिया गया। तो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि अरे भाई वो तो हैलोजन है, उसको आप हैलोजन के ग्रुप में डालो, ग्रुप 7 में। और अगर मेंडलीव ने ग्रुप 7 में उसे डाला, तो बाकी बंदे कह रहे हैं कि भाई कि उसको हैलोजन ग्रुप में क्यों डाला, हो तो अल्कली मेटल, उसको ग्रुप 1 में डाल दीजिए। तो इस तरह से कन्फ्यूजन था कि उसको अल्कली मेटल में डाले कि हैलोजन में डाले, जबकि हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल भी है और हैलोजन भी है। तो ये तो इसका जवाब तो शायद दुनिया में कोई साइंटिस्ट या भगवान भी नहीं दे पाएगा। तो फिर भी दूसरे साइंटिस्ट जो है कुछ ना कुछ तो खामियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से उन्हें ये पता चला कि यह एक ड्रॉबैक है, यह एक डीमेरिट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, जो अदर साइंटिस्ट ने पता किया। सो नाउ यहाँ पर अभी मैंने वही डिस्कस किया है कि सिमिलर इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड हाइड्रोजन अल्कली मेटल विथ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो क्लोरीन देखो, क्लोरीन अगर हम हाइड्रोजन का अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन देखेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है HCl। सोडियम का देखेंगे क्लोरीन के साथ में तो NaCl। तो इस तरह से NaCl, KCl, HCl है ना। तो सब में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के एक एटम है, सोडियम का एक एटम है,
पोटेशियम का एक एटम है, तो इसलिए उसको सारे ग्रुप 1 में डाल दिया है। तो वही एल्कली मेटल जो मैंने आपको कहा था। तो रिएक्शन और केमिकल का रिएक्शन का देखने के बाद ही उन्होंने डिसाइड किया था कि कौन से एलिमेंट को कहाँ प्लेस करना है। तो हाइड्रोजन को इसलिए उन्होंने अल्कली मेटल समझा था। उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला HCl, NaCl, KCl। तो H एक एटम है, सोडियम का एक एटम है, पोटेशियम, तो इसलिए उन्होंने ग्रुप 1 में डाला था। बाद में उनको पता चला कि H2 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन है, Cl2 उसी तरह से F2, ये फॉर्मूला के हिसाब से भी ये हाइड्रोजन को हैलोजन में लेना चाहिए था, दैट इज़ ग्रुप 7। तो on considering the above properties, it cannot be decided whether the correct position of hydrogen is in the group of alkali metals or in the group of halogen, that is group 7। जो आपको मैं अभी बार बार कह रहा हूँ कि ग्रुप 7, क्योंकि हेलोजन जो होता है ग्रुप 7 होता है, अल्कली मेटल का ग्रुप जो होता है ग्रुप 1 होता है। ओके, सो नाउ मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, क्योंकि एक मेरी भी डीमेरिट्स है, एक मेरा भी ड्रॉबैक है कि एक चीज़ में 2-3 बार कहता हूँ, तो थोड़ा सा काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है स्टूडेंट्स। सो आई होप सो कि आप यह वीडियो ध्यान से सुनेंगे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स को बताइए, जो भी फ्रेंड्स आपके संपर्क में हैं, ताकि वो लॉकडाउन के पीरियड में पढ़ाई करते रहे। और वंस अगेन थैंक यू, एंड सी यू in the next lecture. Thank you, students.